सोल की बांह पर उस सुबह दीवार बनाते समय पत्थर के किनारे से एक गहरा घाव हो गया था, एक लापरवाह कोण, ऐसा घाव जिससे खून साफ तौर पर रुक नहीं रहा था। मैं उसे कपड़े से लपेटने की तैयारी कर रहा था। सारा मेरे पास से गुजरी, पेड़ों के झुरमुट में गई और 18 मिनट बाद 3 खास किस्म के पत्तों के साथ वापस आई। उसने बिना अनुमति मांगे उन्हें घाव पर दबा दिया और वहीं थामे रखा। सुबह तक खून बहना बंद हो चुका था, कोई सूजन नहीं थी, ऊतकों टिश्यूज में कोई जलन या गर्मी नहीं थी। वो क्या था? सॉयल ने उससे पूछा। दबा हुआ मरम का पत्ता, मरम लीफ। ये छोटी रक्त वाहिकाओं को बंद कर देता है। उसने उसकी ओर देखा। कपड़ा भी काम आता, पर धीमी गति से। वो औपचारिक रूप से अनुमति मांगने से पहले ही कैंप का हिस्सा बन चुकी थी। यह ठीक था, उसने मांगने से पहले ही अपना हक कमा लिया था। 28वें दिन रेन और टॉक साथ आए। भाई स्वभाव से नहीं, सिर्फ खून से। रेन शांत था, वो ढांचों को वैसे देखता था जैसे दूसरे लोग चेहरे देखते हैं, चीज़ों के कोणों में तनाव और उनका इतिहास पढ़ता हुआ। वो 30 सेकंड तक कैंप के प्रवेश द्वार पर खड़ा रहा और फिर बोला, उत्तर की ओर तुम्हारे छत का जोड़, उसके बंधन में 1/4 घुमाव की ढील है। यह पानी का सारा वजन सिर्फ एक संपर्क बिंदु पर डाल रहा है। भारी बारिश में ये गिर जाएगा। किसी ने उसे छत देखने को नहीं कहा था। कितना समय? मैंने पूछा। 2 दिन। अगर मौसम सूखा रहा तो शायद 3। 30वें दिन बारिश हुई, जोड़ टिका रहा। रेन ने पिछली सुबह बिना पूछे ही उसे ठीक कर दिया था। बस गया और कर दिया, जबकि मैं जालों की जांच करने गया था। टॉक लगभग हर मामले में अपने भाई के विपरीत था, शोर मचाने वाला, बेचैन, लगातार बोलने वाला, जो 10 मिनट से ज़्यादा एक जगह बैठ नहीं सकता था। लेकिन उसके पास कुछ ऐसा था जो मुझे पहले कभी नहीं मिला था, इलाके को याद रखने की एक ऐसी क्षमता जो लगभग वास्तुकला, आर्किटेक्चरल जैसी थी। आने के अगले दिन उसने कैंप के आसपास के इलाके का सिर्फ एक बार चक्कर लगाया। 1 हफ्ते बाद मैंने उसकी परीक्षा ली। उसे बिना किसी नक्शे को देखे पूर्वी जल स्रोत के रास्ते का वर्णन करने को कहा। उसने उसका वर्णन इतने विस्तार से किया कि वो हर मोड़ पर ज़मीनी हकीकत से 2 मीटर के दायरे में सटीक था। कैसे? मैंने पूछा। उसने कंधे उचका दिए। मैं बस इसे देख पाता हूं, जैसे ये अभी भी वहीं हो। सिस्टम अपडेट हुआ। जनसंख्या 5। श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर, अनलॉक। कृषि चरण 1 उपलब्ध। स्काउट नेटवर्क शाखा अब सुलभ। 5 लोग। 1 महीने पहले यहां सिर्फ 2 प्राणी थे और 1 महीने पहले यहां सिर्फ 2 प्राणी थे और ग्रेनाइट की एक दरार में जलती आग। मैंने अपनी नज़रों के सामने विस्तार लेते डेवलपमेंट ट्री को देखा और समझ गया कि ये प्रगति रैखिक लीनियर नहीं थी। हर नया व्यक्ति सिर्फ अपनी व्यक्तिगत क्षमता नहीं जोड़ रहा था, बल्कि वो पहले से मौजूद क्षमता को कई गुना बढ़ा रहा था। रेन के निर्माण ज्ञान ने सॉल की ताकत को दोगुना प्रभावी बना दिया। टॉक की क्षेत्रीय स्मृति ने मेरे जालों के नेटवर्क को 3 गुना व्यापक बना दिया। सारा की औषधि का मतलब था कि अब चोटें संभावित तबाही नहीं रह गई थीं। सिस्टम के पास इसके लिए एक शब्द था, श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर। मेरे पास एक सरल शब्द था, लेवरेज, अतिरिक्त प्रभाव। 5 लोगों के काम करने से कैंप का आकार बदलने लगा। रेन ने बिना पूछे ही आश्रय के विस्तार का पुनः डिजाइन तैयार किया। जो मौजूद था उसे हटाया नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाया। उसने सोने के लिए 2 और हिस्से जोड़े, जिनकी छतें आपस में जुड़ी थीं और बारिश के पानी को एक संग्रह पात्र की ओर मोड़ती थीं, जिसे उसने छाल और मिट्टी से बनाया था। उसके काम के पहले हफ्ते ने उतना उपयोगी ढांचा खड़ा कर दिया था जितना मेरे पहले 2 हफ्तों ने नहीं किया था। सारा ने खाद्य भंडार के बगल में एक छोटा औषधीय कोना विकसित किया। पौधों की 7 प्रजातियां, जिन्हें उसने चरने की सीमा के भीतर पहचाना था, उन्हें तैयार मिट्टी में जीवित रखा गया था और छाल की पट्टियों पर उसके सटीक संकेतों के साथ लेबल किया गया था। उसने एक उपचार मार्गदर्शिका, ट्रीटमेंट गाइड लिखी। छाल के 3 पन्ने। टॉक ने उसे 2 दिनों में याद कर लिया, क्योंकि टॉक एक बार पढ़ी हुई हर चीज याद कर लेता था। टॉक ने 3 दिनों तक एक व्यवस्थित ग्रिड में आसपास के क्षेत्र का चक्कर लगाया और एक पूर्ण मानसिक मानचित्र के साथ वापस आया। हर दिशा में 4 घंटे की यात्रा के भीतर हर जानवर का रास्ता, जल स्रोत, पहाड़ी रेखा, प्राकृतिक बाधाएं, चोक पॉइंट्स और दृश्य अवलोकन बिंदु। मैंने उसे कोयले से छाल पर उतार दिया। सिस्टम ने इसे अपने क्षेत्रीय डेटा के साथ जोड़ लिया, लेकिन ये संयुक्त मानचित्र किसी भी अकेले मानचित्र की तुलना में काफी बेहतर था। 5वें सप्ताह के अंत में संसाधनों की स्थिति। भोजन 14 दिनों के लिए स्थिर, 3 जल स्रोतों के स्वच्छ होने की पुष्टि, 5 रास्तों पर 15 जालों की स्थिति, 7 लोगों के सोने लायक आश्रय और दक्षिणी ढलान पर पहला कृषि भूखंड तैयार कर बीज बो दिए गए थे। जनसंख्या वृद्धि की एक ऐसी कीमत थी जिसे डेवलपमेंट ट्री नहीं पकड़ पाया था। ज्यादा लोगों का मतलब था कि ज्यादा भोजन की जरूरत, और ये मांग हमेशा अतिरिक्त क्षमता विकसित होने से पहले ही आ खड़ी होती थी। हर नया व्यक्ति मेरे द्वारा बनाए गए अधिशेष सरप्लस को तब तक इस्तेमाल करता था जब तक कि उसका कौशल प्रतिफल देना शुरू न कर दे। ये गणित निर्मम था।
मैंने छाल पर और भी कड़ाई से आंकड़े रखे, हर सुबह उन्हें अपडेट करता। मांग और उत्पादन के बीच वर्तमान अंतर 3 दिन। पाटने की दर सुधार जारी। महत्वपूर्ण सीमा थ्रेशोल्ड। यदि कृषि की पहली पैदावार से पहले जनसंख्या 8 तक पहुंच गई तो स्थिति खतरनाक होगी। खतरे से हम सिर्फ 3 लोग दूर थे। मैंने इसे दर्ज किया और निर्माण जारी रखा। 35वें दिन ब्रैन आया। औरों से उम्र में बड़ा, भारी शरीर वाला और एक ऐसे व्यक्ति के जमे हुए अधिकार के साथ चलने वाला जो काफी लंबे समय तक महत्वपूर्ण पद पर रहा हो। वो एक पूर्वी कबीले में वरिष्ठ शिल्पकार था। उसे धातु विज्ञान, मेटल वर्किंग का ज्ञान था। सिस्टम ने तुरंत इसे वर्तमान तकनीकी चरण में सबसे मूल्यवान कौशल के रूप में चिन्हित किया। धातु विज्ञान का ज्ञान पाया गया। कांस्य युग, ब्रॉन्ज एज की पहली शर्त 1/3। सिफारिश सम्मिलित करें। कांस्य युग। मैं अभी पत्थर युग, स्टोन एज पर था। उसका ज्ञान समय के माध्यम से एक शॉर्टकट की तरह था, इसलिए मैंने उसे स्वीकार कर लिया। पहले 4 दिन बेहतरीन रहे। उसने कड़ी मेहनत की, समझदारी भरे सवाल पूछे और दीवार निर्माण में इस तरह योगदान दिया जिससे उसकी संरचनात्मक समझ साफ झलकती थी। 5वें दिन उसने बिना बताए औजारों के भंडार की जगह बदल दी, व्यवस्था को अपनी सहूलियत के हिसाब से व्यवस्थित किया, जिससे उस प्रणाली में खलल पड़ा जिसे बाकी सभी लोग पहले ही सीख चुके थे। छोटी सी बात थी। मैंने इसे नोट किया और कुछ नहीं कहा। 7वें दिन उसने किसी को बताए बिना आग की निगरानी, फायर वॉच की रोटेशन बदल दी। उसने भोर से पहले की शिफ्ट को छोटा कर दिया क्योंकि उसे अपने पिछले कबीले के अनुभव के आधार पर यह अनावश्यक लगा। इसने सबसे अधिक शिकारी गतिविधि वाले समय में 2 घंटे का अंतर गैप पैदा कर दिया। 8वें दिन उसी अंतराल के दौरान एक बड़ा शिकारी कैंप की बाहरी सीमा से 30 मीटर के दायरे में आ गया। सारा सुबह सुबह भोजन की तलाश से वापस लौट रही थी। उसने झाड़ियों में उसकी आहट सुनी और दौड़ पड़ी। वो वापस तो पहुंच गई, लेकिन अंधेरे में उसका टखना बुरी तरह मुड़ गया। वो पानी के बैरल से जा टकराई और उसके किनारे से उसकी बांह पर कट लग गया। यह विनाशकारी नहीं था, पर हो सकता था। उस शाम आग के पास मैंने छाल पर बना निर्णय लॉग, डिसीजन लॉग खोला। पिछले 8 दिनों में किए गए हर बदलाव किसने किया, इसकी क्या कीमत रही और इससे क्या हासिल हुआ। मैंने सबकी मौजूदगी में इसे पढ़ा। किसी का नाम नहीं लिया, जरूरत भी नहीं थी। जब मैं आग की निगरानी वाले बदलाव और उससे सारा की चोट के सीधे संबंध पर पहुंचा तो कैंप में पूरी तरह सन्नाटा छा गया। मैंने आग की ओर देखा। कैंप की किसी भी प्रणाली में किया गया हर बदलाव होने से पहले बताया जाएगा, बाद में नहीं, मानकर भी नहीं, बताया जाएगा। मैंने छाल को नीचे रख दिया, इसलिए नहीं कि मैंने ऐसा कहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम आज रात देख चुके हैं कि ऐसा न करने पर क्या होता है। ब्रैन ने सारा की पट्टी बंधी बांह की ओर देखा। रेन द्वारा बनाए गए कामचलाऊ सपोर्ट में लिपटे उसके टखने को देखा। वो कुछ नहीं बोला। वह खामोशी ही काफी थी। जिस रात ब्रैन खामोश हुआ उसी रात केल काले शाम की गश्त से वापस नहीं लौटा। ये असामान्य नहीं था। कभी कभी वो रास्ते लंबे कर देता था और उम्मीद से देर से आता था। मैंने 1 घंटा इंतजार किया, फिर 2 घंटे। तीसरे घंटे में मैं हाथ में भाला लिए कैंप के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। तभी मुझे झाड़ियों में उसकी आहट सुनाई दी, उसके चलने का वो खास तरीका जिसे हफ्तों साथ रहने के बाद मैं पूरी तरह पहचानता था। वो सीमा के अंदर आया, सीधे मेरे पास चला आया और बैठ गया, और फिर उसने इंतजार किया। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा। एक ऐसे जीव की एकाग्र और उम्मीद भरी नजरें, जो कुछ लेकर लौटा हो और इंतजार कर रहा हो कि मैं उस बात को समझूं। मैं उकड़ू बैठ गया, उसके हाथों को देखा, कुछ नहीं। उसके आसपास की जमीन को देखा, कुछ नहीं। फिर मैंने उसके चेहरे को देखा, खासकर उसकी नजरों की दिशा को। वो मुझे नहीं देख रहा था, वो मुझे पार कर देख रहा था, पूर्वी दीवार की ओर। मैं खड़ा हुआ, पूर्वी दीवार तक गया और उसके बाहर जमीन पर देखा। एक सपाट पत्थर पर 3 चीजें बड़ी सावधानी से कतार में रखी थीं। एक टूटा हुआ तीर, उसके पंखों फ्लेचिंग का अंदाज ऐसा था जिसे मैं नहीं पहचानता था। कबीले का पैटर्न नहीं था, कुछ अलग था। गहरे रंग के बुने हुए कपड़े की एक पट्टी, जिसे मैंने अब तक कैंप में आए किसी भी व्यक्ति पर नहीं देखा था। राख मिली मुट्ठी भर मिट्टी हमारी राख नहीं थी। इसका खनिज संरचना, मिनरल कॉम्पोजिशन अलग थी, ज्यादा गहरा रंग। मैंने तीर उठाया, उसे घुमाकर देखा। ये टूट पुरानी थी, हफ्तों पुरानी। कोई इसे हफ्तों से अपने साथ लिए घूम रहा था, कोई ऐसा जो हफ्तों से हमारे इलाके में मौजूद था। मैंने पूर्व की ओर अंधेरे जंगल में देखा। केल मेरे बगल में बैठ गया और उसी दिशा में देखने लगा। मेरे पास एक स्काउट नेटवर्क था, मजबूत सीमा थी, 5 सक्षम लोग थे और 14 दिनों का भोजन। कोई सोल के आने से पहले से, सारा से पहले, रेन, टॉक और ब्रैन से पहले से धैर्यपूर्वक हमें देख रहा था। उन शुरुआती दिनों से जब हम एक काम चलाऊ आश्रय में छोटी सी आग के पास बैठे महज 2 प्राणी थे। जब हम सबसे कमजोर थे,
तब उनके पास हमारे खिलाफ कदम उठाने का हर मौका था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब था कि वे या तो किसी खास चीज का इंतजार कर रहे थे या वे हमें शिकार टारगेट के बजाय किसी और चीज के लिए परख रहे थे। दोनों ही संभावनाओं के लिए एक ही प्रतिक्रिया की जरूरत थी, उनके फैसला लेने से पहले तैयार होना। मैंने उन तीनों चीजों को थ्रेट लॉग खतरा सूची वाली थैली में डाला और टॉक को जगाने चला गया। धावा 44वें दिन की रात को हुआ। बाहरी सीमा से कोई चेतावनी नहीं मिली, या यूं कहें कि चेतावनी केल से मिली। अंधेरे में मेरे सीने पर उसकी सख्त हथेली का जोर। मैं पूरी तरह जागने से पहले ही भाला लेकर खड़ा हो चुका था। ये उसका सामान्य अलार्म पैटर्न नहीं था। ज्यादा तेज, ज्यादा दबाव। अभी हिंदी अनुवाद। बाहर कई लोग दक्षिण से आए थे। वे 6 लोग जिन्हें ग्रेज कहा जाता था। उनके बारे में चर्चा सुनी थी। दक्षिणी पहाड़ी का एक ऐसा कबीला जो हमारी तरक्की को उसी बेचैनी से देख रहा था जैसे कोई पड़ोसी किसी दूसरे के बढ़ते हुए भंडार को देखता है जबकि उसका अपना भंडार घट रहा हो। वे तेजी से आगे बढ़े। एक बार कदम बढ़ाने के बाद उन्होंने शांत रहने की कोई कोशिश नहीं की। उनका मकसद मारना नहीं बल्कि छीनना था। अनाज के भंडार, औजार, सुखाने वाले स्टैंड, ड्राइंग रैक्स। वो चीजें जिन्हें बनाने में 40 दिन लगे थे और जिन्हें 20 मिनट में उठाकर ले जाया जा सकता था। 2 लोग भंडार वाले हिस्से तक पहुंच गए। सॉल पहले से ही वहां मौजूद था। उसने पहले वाले पर अपने कंधे से पूरी ताकत के साथ वार किया, बिना किसी हथियार के, बस एक भारी भरकम इंसान का पूरा वजन जो ये तय कर चुका था कि इतना प्रहार काफी है। दूसरे को उसने निर्माण में इस्तेमाल होने वाले एक खंभे के सपाट हिस्से से मारा। दोनों गिर पड़े और दोनों गिरे ही रहे। बाकी बचे 4 लोग ठिठक गए। उनके उस हिचकिचाहट के पल में मैं भाला लेकर आग की रोशनी में आ गया। रेन मेरी बाईं ओर आकर खड़ा हुआ। टॉक मेरी दाईं ओर। सारा गोदाम के प्रवेश द्वार पर थी। उसके दोनों हाथों में औजार थे और चेहरा बिल्कुल शांत। उन 4 ग्रे लोगों ने अपने सामने की स्थिति को देखा और अपनी रणनीति पर दोबारा विचार किया। वे चले गए। फिर मैंने उन दोनों को देखा जिन्हें सोल ने मारा था। दोनों नौजवान थे। उनके शरीर में वैसी ही भूख की बनावट थी जो मुझे उन लोगों में अक्सर दिखती थी जो हमारे कैंप में शरण लेने आते थे। वे योद्धा नहीं थे। वे बस हताश लोग थे जो एक हताश योजना पर अमल कर रहे थे। इनके हाथ बांध दो, मैंने कहा। इन्हें और चोट मत पहुंचाना। सोल ने मेरी ओर देखा। कोई बहस नहीं की, बस वैसा ही किया। सुबह मैंने उन्हें खोल दिया और जाने से पहले दोनों को एक पूरे दिन का राशन दिया। वे कैंप के दरवाजे पर हाथों में खाना लिए खड़े रहे और दीवारों को, अंदर के लोगों को और यहां जो कुछ भी बनाया गया था उन सबूतों को देखने लगे। उनके चेहरे के भाव कई ऐसी चीजों से गुजरे जिन्हें मैं पहचानता था। मैंने उनके जाने तक इंतजार किया, फिर कैंप की ओर मुड़ गया। फिर मैं कैंप शिविर की ओर मुड़ा। अब ग्रेस को पता चल गया है कि हमारे पास क्या है। वे 6 आए थे और खाली हाथ लौटे और उनमें से 2 को तो उठाकर ले जाना पड़ा। मैंने दीवारों की ओर देखा। अगली बार उनकी संख्या 6 नहीं होगी। तो हमें और ज्यादा दीवारों की जरूरत है, सोल ने कहा। हमें दीवारों से पहले जानकारी की जरूरत है, मैंने कहा। दीवारें उसे रोकती हैं जिसे तुम आता हुआ देख सकते हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि यहां पहुंचने से पहले हलचल कहां हो रही है। मैंने टॉक की ओर देखा। वह तुरंत समझ गया। स्काउट नेटवर्क की शाखा खुल गई और मैंने इसे उस इकलौते व्यक्ति को सौंप दिया जिसका दिमाग ठीक इसी काम के लिए बना था। लेकिन कॉस्ट छापे के 3 दिन बाद पहुंचा। घात लगाकर किए गए हमले की सफाई और यह पुष्टि करने के लिए कि ग्रेज हमारे इलाके से बाहर निकल गए हैं और वापस घूमकर नहीं आए हैं। उनका पीछा करते हुए हम 2 किलोमीटर दक्षिण तक गए थे। तभी स्थिति बदल गई, या फिर और पॉइंट पर चल रहा था। वो पहला व्यक्ति था जो अपनी मर्जी से कैंप आया था, सोल से भी पहले, सबसे पहले। एक शांत स्वभाव का आदमी, उम्र 20 के आसपास, जिसका खास हुनर था बिना आवाज किए घनी झाड़ियों के बीच से निकल जाना। वो 14वें दिन पहुंचा था। उसके पास शरीर के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था और उसने कभी अपनी बुनियादी शर्तों से ज्यादा कुछ नहीं मांगा था। वो ग्रे जो पीछे छूट गया था, पगडंडी के मोड़ पर घात लगाए बैठा था। एक अकेला तीर। निशाना बुरा था, घबराहट में बिना सोचे समझे चलाया गया, लेकिन उस दूरी से वो बुरा निशाना भी काफी था। हम और को उठाकर वापस लाए। उसी शाम मैंने उसे पूर्वी दीवार के पास दफना दिया। कोई रस्म नहीं हुई। मुझे नहीं पता था कि कौन सी रस्म सही होगी और मैं कोई ऐसी रस्म ईजाद नहीं करना चाहता था जो सच्ची न लगे। मैंने चकमक पत्थर, फ्लिंट के चाकू से दीवार के खंभे पर उसका नाम उकेरा और कुछ पल वहीं खड़ा उसे देखता रहा। मेरे पीछे कैंप में सन्नाटा था। फिर सोइल आया और मेरे पास आकर खड़ा हो गया।
फिर सारा, फिर रेन, टॉक और ब्रैन। कोई कुछ नहीं बोला। वे तब तक वहीं खड़े रहे जब तक मैं मुड़ा नहीं, और फिर वे वापस अपने काम पर लग गए। यही सही था। मैंने इस बात पर गौर किया। मैं छाल से बने बही खाते लेजर के पास गया और संसाधनों की गिनती के नीचे एक लाइन और जोड़ दी। इस बार वो संख्या नहीं थी, बस नाम, तारीख और 2 शब्द, अपनी मर्जी से आया। उस रात सिस्टम अपडेट हुआ। स्काउट नेटवर्क सक्रिय। पूर्व चेतावनी दायरा 2 किलोमीटर। पकड़े जाने की संभावना 78%, 3 या उससे अधिक के समूह के लिए। साथी एकीकरण, कंपेनियन इंटीग्रेशन, अनुशंसित। नया खतरा, उत्तर पूर्व से संगठित निगरानी। पैटर्न, निरंतर, धैर्यवान, आक्रामक नहीं। निगरानी की अवधि, अनुमानित 3 से 4 सप्ताह। समूह का आकार, अज्ञात। 3 से 4 सप्ताह, सारा के आने से भी पहले से, जब कैंप में सिर्फ 3 लोग थे और दीवारें अधूरी थीं। धैर्यवान, संगठित, आक्रामक नहीं। मैंने काले काले की रिपोर्ट से मिली उन 3 चीजों को देखा जो अब भी खतरे वाली थैली, थ्रेड पाउच में रखी थीं। टूटा हुआ तीर, गहरे रंग की बुनी हुई पट्टी, राख मिली मिट्टी, और मैं समझ गया कि जो कोई भी हमें देख रहा था, उत्तर पूर्व से जो देख रहा था, वे न तो ग्रेज थे और न ही कोई ऐसा कबीला जिसके बारे में मुझे जानकारी मिली थी। कोई और चीज शुरू से ही इस कैंप को फलते फूलते देख रही थी, और उसने अब तक कोई हरकत नहीं की थी। वे 61वें दिन की सुबह आए। पिछली शाम से काले काले कुछ बेचैन था। वो किसी खतरे वाला तेज संकेत नहीं था, बल्कि कुछ धीमा था। उसने अपनी जगह से छाल वाला नक्शा निकाला, उसे मेरे सामने जमीन पर रखा और अपनी एक उंगली दक्षिण की ओर आने वाले रास्ते पर टिका दी। वहीं दबाए रखी। उसने मेरी तरफ उस केंद्रित और सुविचारित ध्यान से देखा जिसका इस्तेमाल वो तब करता था जब जानकारी महत्वपूर्ण तो हो लेकिन आपातकालीन न हो। खतरा नहीं, कुछ और आ रहा था। फिर भी मैंने सुबह का पहरा दोगुना कर दिया। वे दोपहर के करीब दक्षिणी पेड़ों की कतार के पास दिखाई दिए। 8 लोग खुले मैदान में चल रहे थे। उनके हाथ दिख रहे थे। कोई हथियार उठा हुआ नहीं था। यह उन लोगों के हाव भाव थे जो समझते थे कि पहुंचने से पहले खुद को दिखा देना इस बात की अनकही भाषा है कि आज हम खतरा नहीं है, और उन्होंने जानबूझकर इसे चुना था। सामने वाले आदमी के चेहरे को साफ देखने से पहले ही मैं उसके चलने के अंदाज से उसे पहचान गया। पैरों के पंजों पर जोर देकर आगे की ओर झुककर चलना। कबीले के अहाते में उसे 20 सालों तक इसी तरह चलते हुए देखा था। ड्रैग गेट से 10 मीटर पहले रुक गया। उसके पीछे मेरे जन्म वाले कबीले के 7 लोग थे। मैंने 4 को पहचान लिया। बाकी कम उम्र के थे। जब मैंने कबीला छोड़ा था तब वे बच्चे थे और अब जवान हो गए थे। उनके शरीरों पर वो विशिष्ट दुबलापन था जो उन लोगों में आता है जिन्हें लंबे समय से भूखे रहने की आदत हो गई हो। ड्रैग की इकलौती आंख पूरे कैंप पर घूमी। दीवारें, आग के 6 स्रोत, परिधि पेरीमीटर पर तैनात वे लोग जो पहरेदार की आवाज सुनकर बिना किसी घबराहट के प्रकट हुए थे। दक्षिणी ढलान पर दिख रहा खेती का छोटा सा टुकड़ा। उसने अपने पास मौजूद पोटली नीचे रखी, सूखा मांस, 2 औजार, एक तैयार खाल, और सीधा खड़ा हो गया। हमें मदद चाहिए, उसने कहा। मैंने उन्हें इंतजार कराया, क्रूरता की वजह से नहीं बल्कि जानकारी जुटाने के लिए। जब वे गेट पर खड़े थे मैंने पूरी परिधि का चक्कर लगाया और एक मुकम्मल आकलन किया। पोषण, स्थिति गंभीर थी लेकिन जानलेवा नहीं, वे समझौता कर सकते थे। हथियार, केवल बुनियादी औजार। स्थिति, कोई आक्रामकता नहीं। मेरे पीछे मैं सोल की सांसें सुन सकता था, एक ऐसे व्यक्ति का नपातुला, नियंत्रित धैर्य जो खुद को किसी तीव्र भावना से रोक रहा हो। मैं वापस गेट पे आया। क्या हुआ? मैंने पूछा। ड्रैक ने सपाट लहजे में जवाब दिया। मौसम, हकीकत, दुनिया ठंडी है। रेड्स ने उत्तर से दबाव बनाया। 2 शिकारगाह और पूर्वी अनाज के भंडार छीन लिए। फिर मौसम समय से पहले बदल गया। 3 हफ्तों तक शिकार नहीं मिला। एक पल का सन्नाटा। हमने 4 लोग खो दिए। अब कितने बचे हैं? मैंने पूछा। 23। जब मैंने कबीला छोड़ा था तब संख्या 31 थी। मैंने उसे देखा, उसकी वो स्थिर इकलौती आंख, उसका जबड़ा एक खास अंदाज में टिका हुआ, उस आदमी का अंदाज जिसने दशकों तक गरिमा का अभ्यास किया था, और अब वह उस गरिमा को बचाए रखने की कोशिश कर रहा था, जबकि वह उस लड़के से अपने लोगों को जिंदा रखने की भीख मांग रहा था जिसे उसने खुद निर्वासित एग्जाइल किया था। मैंने अपने सीने में कुछ महसूस किया, उसे पहचाना, और फिर एक तरफ हटा दिया। अंदर आओ, मैंने कहा। खाना खाओ, फिर हम बात करेंगे। बातचीत से पहले मैंने उन्हें खाना खिलाया। ये दरियादिली नहीं थी,
काम करने का एक तरीका, फंक्शन था। भूखे लोग हताशा में सौदेबाजी करते हैं और हताशा में किए गए समझौते कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के वक्त टूट जाते हैं। मुझे ड्रैक की साफ सोच की ज़रूरत थी, उसके आभार की नहीं। सारा ने खाने की मात्रा को उसी कुशलता से संभाला जो वह चिकित्सा के हर काम में लाती थी। इतना भोजन जो काम करने की शक्ति दे दे, लेकिन इतना भी नहीं कि वे खुद को एहसानमंद समझने लगें। आग के उस पार से उसकी नज़र एक बार मुझसे मिली। उसने हल्का सा सिर हिलाया। ये लोग काम के हैं, वर्कबल। जब ड्रैक के लोग खाना खा रहे थे, मैं सोल के साथ पूर्वी दीवार पर बैठा बात कर रहा था। सोल ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया था। हाँ, और अब हम उन्हें खिला रहे हैं। हम उन्हें इसलिए खिला रहे हैं ताकि वे इतना साफ सोच सकें कि हमें बदले में कुछ ऐसा दे सकें जो हमारे काम का हो। मैंने हमारे बीच छाल वाला नक्शा फैलाया। उत्तर की ओर जाने वाला रास्ता। उनके शिकारी 2 पीढ़ियों से उस पहाड़ी पर चल रहे हैं। हमारे पास स्काउटिंग, निगरानी में एक अंधा कोना, ब्लाइंड स्पॉट था।